पिछले एपिसोड में ना हमने किया था कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में इन्वेस्टिगेशन का क्या प्रोसीजर रहेगा। ठीक है, तो हमने उसमें बोला था कि भैया उसमें मजिस्ट्रेट की आपको ऑर्डर लेना पड़ेगा, 155(2) में ऑर्डर मिलता है। ठीक है, आज हम देखेंगे कि कॉग्निजेबल ऑफेंस में इन्वेस्टिगेशन कैसे होती है। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही कि नॉन कॉग्निजेबल और कॉग्निजेबल में क्या अंतर है। कॉग्निजेबल वो ऑफेंस है जिसमें कि आप अरेस्ट कर सकते हो विदाउट वारंट। ठीक है, तो अब आज की क्लास में, आज के एपिसोड में हम समझेंगे कि कॉग्निजेबल ऑफेंस में इन्वेस्टिगेशन कैसे होती है, क्या उसमें मजिस्ट्रियल ऑर्डर की जरूरत पड़ेगी जैसे नॉन कॉग्निजेबल में पड़ती थी, और टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन का क्या सीन है। तो उससे पहले ना चलो थोड़ा सा हम रिवाइंड करते हैं ताकि हम इसको अच्छे से समझ सकें। रिवाइंड कैसे करेंगे अपन ये समझते हैं पहले कि देखो, जब मैं आपको नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, तो मैंने आपको ये बोला था कि जो पुलिस स्टेशन है उसकी जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है, उसी जुरिस्डिक्शन में ऑफेंस हुआ हो तभी वो पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेट कर सकता है, उस एनसीआर को रजिस्टर कर सकता है। ऑब्वियसली इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उसको मजिस्ट्रेट से ऑर्डर भी लेना पड़ेगा, लेकिन एनसीआर रजिस्ट्रेशन और ये इन्वेस्टिगेशन सिर्फ तभी हो सकती है जब वो उसके जुरिस्डिक्शन का मामला, उस पुलिस स्टेशन की जुरिस्डिक्शन का मामला हो। मान लीजिए दूसरे पुलिस स्टेशन की जुरिस्डिक्शन का मामला है, ठीक है, इस थाने का है, लेकिन आप यहां पर जाके इंफॉर्मेशन देते हैं तो ये एनसीआर आपकी रजिस्टर नहीं करेंगे। ठीक है, और यहां का पुलिस ऑफिसर इसको इन्वेस्टिगेट भी नहीं कर सकता मजिस्ट्रियल ऑर्डर के बाद। यहीं पर एनसीआर कटेगी जिस थाने का जुरिस्डिक्शन का मामला है, और वहीं का पुलिस ऑफिसर उसको इन्वेस्टिगेट करेगा मजिस्ट्रेट का ऑर्डर मिलने के बाद। ठीक है, अब हम समझते हैं कि कॉग्निजेबल ऑफेंस में क्या सीन है। क्या उसमें भी यही टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन का फंडा लगेगा जो नॉन कॉग्निजेबल में लग रहा था, या उसमें कुछ और कहानी है? तो समझिए, देखिए यहां से पढ़ते हैं। द जुरिस्डिक्शन ऑफ द पुलिस ऑफिसर इज डिक्लेयर्ड टू बी कोटर्मिनस। दिस इज अ वेरी क्रूशियल वर्ड, और ये जो वर्ड होते हैं ना, इन्हीं का खेल होता है। व्हेन यू राइट द आंसर इन मेंस, देखिए अगर आप ये टर्मिनोलॉजी यूज कर लेते हैं ऐसे कि ऐसे, तो इट क्रिएट्स अ वेरी गुड इंप्रेशन ऑन दी पर्सन विल बी चेकिंग योर एग्जाम। तो कोटर्मिनस इज एन इंपॉर्टेंट वर्ड। कोटर्मिनस विद द कॉम्पिटेंसी ऑफ द एरिया मजिस्ट्रेट। ठीक है, टू ट्राई द पर्टिकुलर केस। अब एरिया मजिस्ट्रेट क्या होता है? देखिए मैंने आपको पहले ही बोला था कि एक मजिस्ट्रेट के अंडर कुछ एरिया दे देते हैं वो। मान लीजिए ये एरिया है, ठीक है, इस एरिया में आने वाले जितने भी थाने हैं वो इस मजिस्ट्रेट के अंडर आएंगे। तो इन सब के एरिया का मजिस्ट्रेट कौन हुआ? ये वाला मजिस्ट्रेट हुआ। ठीक है, एरिया मजिस्ट्रेट, सभी मजिस्ट्रेट को एरिया डिफाइंड होता है, भाई ये थाने तेरे अंडर, ये थाने तेरे अंडर, ये थाने तेरे अंडर। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि अगर आपके एरिया मजिस्ट्रेट की कॉम्पिटेंसी है, ध्यान से सुनिएगा प्लीज, अगर आपके एरिया मजिस्ट्रेट की कॉम्पिटेंसी है उस केस को ट्राई करने की, तो उस एरिया के अंडर आने वाले हर पुलिस स्टेशन की कॉम्पिटेंसी होगी उसको इन्वेस्टिगेट करने की। ठीक है, तो वहां पर तो हम क्या देख रहे थे? हम देख रहे थे टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ द पुलिस स्टेशन। यहां पर हम क्या देख रहे हैं? हम सवाल पूछेंगे कि क्या एक पर्टिकुलर एरिया मजिस्ट्रेट उस केस को ट्राई कर सकता है। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए एक मजिस्ट्रेट एमएम साहब है, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, मान लीजिए दिल्ली का हम केस लेते हैं। इस मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के अंडर मान लीजिए 12 थाने आते हैं, उसमें से एक थाना आता है द्वारका का भी। तो क्या ये द्वारका का पुलिस ऑफिसर इस कॉग्निजेबल ऑफेंस को इन्वेस्टिगेट कर सकता है? हमें यह देखना पड़ेगा कि इसका जो एरिया मजिस्ट्रेट है क्या उस केस को ट्राई कर सकता था। अगर वो कर सकता था तो ये इन्वेस्टिगेट कर सकता है। ठीक है, अब ये कैसे पता चलेगा कि एरिया मजिस्ट्रेट ट्राई कर सकता है नहीं कर सकता? तो जनाब ये जुरिस्डिक्शन दी गई है सेक्शन 177 से लेके 189 तक। हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे जब हम जुरिस्डिक्शन ऑफ दी कोर्ट्स करेंगे। 177 से 189 तक ये बताता है
कि कौन से कोर्ट की जुरिस्डिक्शन होगी उस पर्टिकुलर मैटर को ट्राई करने की। भाई ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि अंबाला का मामला है और ट्राई कर दे उसे द्वारका की कोर्ट, दिल्ली द्वारका, ऐसा तो नहीं होगा ना। कुछ तो लिंकिंग होनी चाहिए, और वो लिंकिंग कहां से पता चलेगी? हमें सेक्शन 177 से लेके 189 तक। ठीक है, देखिए जो बेसिक जो फंडा है इसमें जो बेसिक फंडा है 177 से 189 की जुरिस्डिक्शन का जो बेसिक फंडा है वो ये कहता है कि भैया जहां पर ऑफेंस कमिट हुआ है उसी की जुरिस्डिक्शन होगी। अगर अंबाला में मर्डर हुआ है तो अंबाला की कोर्ट ही उसको ट्राई करेगी। ठीक है, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, और सबसे कॉमन जो एक्सेप्शन है जिसको हमें समझने की जरूरत है ताकि हम ये टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन का फंडा समझ सकें, सेक्शन 181। सेक्शन 181 मैंने आपको बताया कि हम डिटेल में करेंगे जब हम जुरिस्डिक्शन करेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको बेसिक इसका प्रीव्यू दे रहा हूं ताकि अभी वाला जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन का फंडा हम वो समझ जाए। सेक्शन 181 कहता है कि किडनैपिंग के मामले में जहां पर किडनैप हुआ, जहां पर कन्वेट किया गया, जहां जहां से ले जाया गया, जहां पे उसको कंसील किया गया, डिटेन किया गया, उन सब जगह की जुरिस्डिक्शन होगी। जैसे मर्डर के मामले में तो भैया अंबाला में मर्डर हुआ तो जुरिस्डिक्शन हमने किसकी बता दी? अंबाला की जुरिस्डिक्शन हो गई, सिंपल, जहां पर ऑफेंस हुआ है। लेकिन जो किडनैपिंग है, दिस इज अ कंटिन्यूइंग ऑफेंस। भाई कहीं से उठाया होगा, कहीं से किडनैप किया होगा, फिर उसको कहीं पे डिटेन भी किया होगा, छुपाया भी गया होगा। जैसे इस एग्जांपल को देखते हैं, जो चाइल्ड है उसको एब्डक्ट किया गया मेरठ में, कन्फाइन किया गया गाजियाबाद में एक दिन के लिए, और उसको डिटेन किया गया दिल्ली के द्वारका में। अब कौन कौन से शहर आते हैं बीच में? मेरठ, मतलब इस पूरी पिक्चर में मेरठ, गाजियाबाद और द्वारका। अब इन तीनों जगह के एरिया मजिस्ट्रेट इसको ट्राई कर सकते हैं। मतलब ये नहीं कि तीनों जगह, मतलब इनमें से किसी एक जगह भी इसको ट्राई किया जा सकता है। तो किस किस की जुरिस्डिक्शन होगी? द्वारका की भी हुई, गाजियाबाद की भी हुई, मेरठ की भी हुई। अब इस एरिया मजिस्ट्रेट के अंडर आने वाले जो भी पुलिस स्टेशन होंगे वो इसको ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन का कॉन्सेप्ट हमने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में पढ़ा था कि सिर्फ और सिर्फ उसकी टेरिटरी में आने वाला ऑफेंस ही पुलिस ऑफिसर कर सकता है इन्वेस्टिगेट, वो कॉग्निजेबल ऑफेंस में नहीं है। कॉग्निजेबल ऑफेंस में क्या है? एरिया मजिस्ट्रेट की वो जुरिस्डिक्शन देखेंगे, और अगर एरिया मजिस्ट्रेट की जुरिस्डिक्शन है तो उसके अंडर आने वाले थाने की भी है। ठीक है, सो द रिस्पेक्टिव पुलिस स्टेशन विल हैव द जुरिस्डिक्शन टू इन्वेस्टिगेट द केस। ठीक है, अब मान लीजिए मैं आपसे सवाल यह पूछूं कि भैया एक ऑफेंस जुरिस्डिक्शन के बाहर हुआ है, कलर चेंज करते हैं थोड़ा सा, एक ऑफेंस जुरिस्डिक्शन के बाहर हुआ है, तो क्या वो पुलिस ऑफिसर उसको इन्वेस्टिगेट कर सकता है? उसके थाने की जुरिस्डिक्शन में नहीं हुआ। देखिए हमने क्या कहा, अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो बिल्कुल नहीं कर सकता, नो। क्यों? नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में उसकी जुरिस्डिक्शन में ऑफेंस हुआ होना चाहिए। लेकिन अगर ऑफेंस है कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो हम क्या देखेंगे? हम ये देखेंगे कि जो पुलिस ऑफिसर उसको इन्वेस्टिगेट कर रहा है, क्या उसके एरिया मजिस्ट्रेट की जुरिस्डिक्शन है उस मामले को ट्राई करने की। और वो कहां से पता चलेगी? 177 से 189। हम डिटेल में करेंगे, अभी के लिए इतना ही समझ लीजिए। अगर ये जुरिस्डिक्शन एरिया मजिस्ट्रेट की बनती है तो पुलिस ऑफिसर की भी, उस पुलिस स्टेशन के पुलिस ऑफिसर की भी बनेगी। समझ गए आप टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन? अब आगे चलते हैं, मैं एक बार देख लूं इसमें कोई पॉइंट रह तो नहीं गया है। वही सब बातें देखिए, मैंने यहां पे नोट्स में भी लिखा है, एरिया मजिस्ट्रेट ऑफ दैट पुलिस स्टेशन कैन इंक्वायर, ट्राई द ऑफेंस, देन द सेड पीओ कैन इन्वेस्टिगेट द केस। अगर एरिया मजिस्ट्रेट उसको इंक्वायर या ट्राई कर सकता है उस केस को, तो भैया पुलिस ऑफिसर उसकी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। तो पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, नहीं कर सकता, जुरिस्डिक्शन है या नहीं है, हमें कहां से पता चलेगा? उस थाने की जुरिस्डिक्शन से नहीं, उसके एरिया मजिस्ट्रेट की जुरिस्डिक्शन से। ठीक है, जबकि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में हम क्या देख रहे थे? पुलिस स्टेशन की जुरिस्डिक्शन।
उसके पुलिस स्टेशन की जुरिसडिक्शन में आने वाला ऑफेंस ही हम यहां पर रजिस्टर करेंगे और उसी की इन्वेस्टिगेशन वो कर सकता है। दिस इज अ वेरी बेसिक डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टिगेशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, कि भैया टेरिटरी कौन सी पड़ती है। ठीक है, अब हम आते हैं अगले इंपॉर्टेंट मुद्दे पे। ये थोड़ा सा नोट्स का स्कैन करते वक्त मुझे ध्यान नहीं रहा, ये थोड़े से खराब उसमें है, पर ठीक अपना काम चल जाएगा, एक ही पेज खराब है बस। चलिए अब देखिए, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की बात याद कीजिए, मैंने अभी 5 मिनट पहले भी बताया था, उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए आपको मजिस्ट्रेट का ऑर्डर लेना पड़ेगा। बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के अगर आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो वो क्या थी, इलीगल इन्वेस्टिगेशन थी, और उसको क्वैश किया जा सकता है, मजिस्ट्रेट और कॉग्निजेंस लेने के लिए मना कर सकता है। ये सब हमने पिछले एपिसोड में डिटेल में किया था। ठीक है, अब सवाल उठता है कि इज ऑर्डर ऑफ इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड एज इन द केस ऑफ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस? क्या कॉग्निजेबल ऑफेंस में भी ऑर्डर ऑफ इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है? इसका जवाब है नहीं। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में यस, ऑर्डर ऑफ इन्वेस्टिगेशन वाज रिक्वायर्ड, लेकिन इन कॉग्निजेबल केस इट इज नॉट मैंडेटरी और एसेंशियल to get an order of magistrate. Rather, the police officer himself can start the investigation on receiving the information under section 154. ये क्या बोल रहा है, जैसे ही पुलिस ऑफिसर के पास इंफॉर्मेशन आई, कौन से सेक्शन में आती है, अंडर सेक्शन 154। कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड होती है सेक्शन 154 को, जिस इंफॉर्मेशन को हम FIR भी बोलते हैं, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जिसके बिना पर रिपोर्ट रजिस्टर की जाती है। इसको हम अगले एपिसोड में डिटेल में करेंगे, FIR के सारे जितने भी उसके एंगल्स बनते हैं सभी को हम डिटेल में समझेंगे। अभी के लिए इतना समझना है कि इंफॉर्मेशन आई पुलिस के पास 154 में, जैसे ही इंफॉर्मेशन आई किसी ऑर्डर की जरूरत नहीं है, पुलिस सीधा इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देगी। आई एम रिपीटिंग इट अगेन, देयर इज नो ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट इज रिक्वायर्ड as was in the case of non-cognizable offense. Non-cognizable offense में आपको मजिस्ट्रेट का ऑर्डर चाहिए, कॉग्निजेबल ऑफेंस में कोई नहीं। जैसे ही आपके पास इंफॉर्मेशन आई, पुलिस ऑफिसर अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकता है। ठीक है, तो भैया ये तो क्लियर हो गया कि पुलिस ऑफिसर नीड नॉट टेक एनी ऑर्डर फ्रॉम मजिस्ट्रेट। लेकिन अब सवाल अगला ये बनता है कि क्या मजिस्ट्रेट के पास पावर है इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करने की? भाई पुलिस ऑफिसर को तो नहीं जरूरत, ये क्लियर है, लेकिन क्या मजिस्ट्रेट के पास पावर है कि कुछ ऐसी सर्कमस्टेंसेस आ गई जिसमें मजिस्ट्रेट ऑर्डर करना चाहता है कि भैया इन्वेस्टिगेट करो, तो क्या मजिस्ट्रेट के पास पावर है? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। कलर चेंज करते हैं, सबसे पहले ये बात, चलो, तो भैया ये कहता है कि यस, सेक्शन 156(3) सेक्शन 156(3) gives the power to the magistrate to order investigation। मैं आपको बार बार बोलता हूं, जब भी मैं किसी नए सेक्शन का जिक्र करूं, आप वीडियो को पॉज करें, पहले उस प्रोविजन को पढ़ें, उसके बाद दोबारा से वीडियो को प्ले करें। हालांकि मेरी कोशिश ये भी है कि अगले एपिसोड्स में मैं डायरेक्ट भी स्कैन कॉपी उसकी इंक्लूड करूं नोट्स में, लेकिन इस बार नहीं है, तो मैं ये कहूंगा कि आप वीडियो को पॉज करें और 156(3) आप एक बार पढ़ लें। ठीक है, बाकी मैं आपको बताया 156(3) इज वेरी इंपॉर्टेंट। 156(3) में मजिस्ट्रेट को पावर दी गई है कि वो इन्वेस्टिगेशन को ऑर्डर कर सकता है। ठीक है, किन किन स्थितियों में ऑर्डर करेगा इन्वेस्टिगेशन, वो हम देखते हैं। मान लीजिए एक आदमी की FIR रजिस्टर नहीं की, नीचे समझाता हूं। मान लीजिए मिस्टर ए हैं, ये गए पुलिस स्टेशन में, इन्होंने बताया साहब ऐसे ऐसे मेरे पास इंफॉर्मेशन है, कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है, आप प्लीज इसको रजिस्टर कर लीजिए, FIR काट दीजिए। पुलिस स्टेशन में पुलिस ऑफिसर ने नहीं काटी, तो अब क्या किया उसने, तो भैया ये जो मिस्टर ए हैं, ये जाएंगे मजिस्ट्रेट के पास और ये सेक्शन 156(3) की एप्लीकेशन लगाएंगे। क्या लगाएंगे कि जनाब 156(3) में आपके पास पावर है कि आप इन्वेस्टिगेशन को ऑर्डर कर सकते हो। पुलिस ने तो इन्वेस्टिगेट करने के लिए मना कर दिया, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन कब होगी, जब FIR होगी। जब FIR ही नहीं कर रहे तो इन्वेस्टिगेशन कहां से करेगी पुलिस? तो पुलिस ने तो मना कर दिया, अब आपके पास पावर है 156(3) में, आप कृपया अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए पुलिस को ऑर्डर करें कि वो इसमें इन्वेस्टिगेशन करे। तो सबसे पहले कब आई पावर,
156(3) में जब आप एक एप्लीकेशन लगा रहे हैं जब आपकी एफआईआर रजिस्टर नहीं हुई, तो तब मजिस्ट्रेट उसका इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, अब आते हैं दूसरी सिचुएशन पे। दूसरी सिचुएशन एक होती है, मैंने आपको बहुत बार बताया, कंप्लेंट केस। ठीक है, कंप्लेंट केस में क्या होता है कि आप सीधा मजिस्ट्रेट के कंप्लेंट करते हैं कि ये ऑफेंस हुआ है, कृपया इसमें आप प्रोसेस इशू करिए, कृपया इसमें आप ट्रायल चलाइए। ठीक है, अब जब भी कंप्लेंट केस होता है तो मजिस्ट्रेट क्या करते हैं, कॉग्निजेंस लेते हैं, उसमें प्रोसीड करते हैं। मतलब उनको लगता है कि इसमें प्रोसीड होना चाहिए तो उसकी कॉग्निजेंस ले लेते हैं। लेकिन मान लीजिए स्थिति ऐसी है कि मजिस्ट्रेट को क्लियर नहीं है, इज डाउटफुल कि यार कॉग्निजेंस लूं या ना लूं, तो मजिस्ट्रेट क्या करेंगे, कॉग्निजेंस लेने की बजाय कॉग्निजेंस नहीं लेंगे और क्या करेंगे, 156(3) की पावर का इस्तेमाल करते हुए पुलिस को इन्वेस्टिगेट करने का ऑर्डर दे देंगे। ठीक है, दोबारा से समझिए, एक व्यक्ति ने, एक मिस्टर ए ने कंप्लेंट केस किया है कोर्ट में, तो कंप्लेंट केस के बाद मजिस्ट्रेट क्या करेगा, या तो कॉग्निजेंस लेगा या नहीं लेगा, लेकिन वो श्योर नहीं है अभी कि लूं या ना लूं, वो चाहता है कि पुलिस इन्वेस्टिगेट करे। तो जैसे ही वो कॉग्निजेंस लेने से पहले, बिफोर कॉग्निजेंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई, कॉग्निजेंस अगर एक बार उसने ले लिया तो 156(3) की पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता। एक बार मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस ले लिया तो वो 156(3) की पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता। कॉग्निजेंस लेने से पहले वो पुलिस को ऑर्डर कर सकता है कि इसमें आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए। ठीक है, तीसरे पे आइए। तीसरा क्या है कि मजिस्ट्रेट को इंफॉर्मेशन मिली। आपको अगर ध्यान हो, जब हमने कॉग्निजेंस पढ़ा था सेक्शन 190, तो हमने क्या कहा था, 3 तरीके की कॉग्निजेंस हो सकती हैं। पहली कॉग्निजेंस है कंप्लेंट, दूसरी कॉग्निजेंस है पुलिस रिपोर्ट पर, और तीसरी कॉग्निजेंस है कहीं से इंफॉर्मेशन मिल जाए मजिस्ट्रेट को। तो कंप्लेंट हमने डिस्कस कर लिया। अब मान लीजिए इंफॉर्मेशन मिल गई मजिस्ट्रेट को, यहां पर भी वही स्थिति है, वो कॉग्निजेंस ले या ना ले श्योर नहीं है, वो चाहता है कि पहले पुलिस इन्वेस्टिगेट कर ले इसमें। तो यहां पर भी इंफॉर्मेशन वाले मामले में भी वो कॉग्निजेंस लेने से पहले पुलिस को 156(3) की पावर्स का इस्तेमाल करते हुए ऑर्डर कर सकता है कि आप इसमें इन्वेस्टिगेशन कीजिए। ठीक है, इन सभी मामलों में पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके पुलिस रिपोर्ट पेश करेगी और उस पुलिस रिपोर्ट पर मजिस्ट्रेट डिसाइड करेंगे कि वो कॉग्निजेंस ले रहे हैं या वो प्रोसीडिंग को ड्रॉप कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी हमने क्या समझा, मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल करा देता हूं। अभी हमने समझा है कि भैया ऑर्डर ऑफ इन्वेस्टिगेशन नहीं चाहिए मजिस्ट्रेट से, पुलिस सीधा इन्वेस्टिगेट कर सकती है, लेकिन मजिस्ट्रेट के पास पावर्स है 156(3) में, जरूरत पड़ने पे वो ऑर्डर कर भी सकता है। ठीक है, वैसे अगर पुलिस चाहे तो उसको जरूरत नहीं है कि वो ऑर्डर ले, पहले परमिशन ले। जैसे ही पुलिस के पास इंफॉर्मेशन आई सेक्शन 154 में, पुलिस सीधा इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दे। लेकिन साथ में हमने मजिस्ट्रेट को भी पावर दे दी कि जब आपको जरूरत महसूस हो तो आपके पास सेक्शन 156(3) में पावर्स हैं, आप अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए आप पुलिस को इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दीजिए। और किन किन स्थितियों में होगा वो मैंने आपको बताया, जब 156(3) की एप्लीकेशन लगे कि जनाब ये मेरी एफआईआर रजिस्टर नहीं कर रहे हैं, कृपया आप इनको ऑर्डर करें कि एफआईआर रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन करें। ठीक है, या फिर पुलिस के सामने कंप्लेंट केस है, सॉरी पुलिस नहीं, मजिस्ट्रेट के सामने कंप्लेंट केस है, और कंप्लेंट केस में कॉग्निजेंस लेने से पहले मजिस्ट्रेट को लगे कि पहले इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और वो इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर कर दे। या फिर मजिस्ट्रेट को इंफॉर्मेशन मिली है और इंफॉर्मेशन पे कॉग्निजेंस लेने से पहले मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर दे। ठीक है, अब ये क्लियर हो गया। अब हम आते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक कहता है कि भैया कौन सा मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर सकता है 156(3) में, कौन सा मजिस्ट्रेट। तो हमें यहां पर सबसे पहले क्या रिकॉल करना पड़ेगा, हमने सबसे पहले 155(2) रिकॉल करना पड़ेगा। 155(2) में जब हम ऑर्डर लेते थे मजिस्ट्रेट का नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की इन्वेस्टिगेशन का, तो हमने आपको बताया था कि कौन सा मजिस्ट्रेट दे सकता है वो ऑर्डर, वो मजिस्ट्रेट जो या तो ट्राई कर सकता हो केस को या कमिट कर सकता हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात ध्यान है, क्योंकि पिछली क्लास में ही हमने डिस्कस की थी, पिछले एपिसोड में ही हमने क्या कहा था कि 155(2) का ऑर्डर सिर्फ और सिर्फ वो मजिस्ट्रेट दे सकता है
जो उस केस को या तो ट्राई कर सकता हो या कमिट कर सकता हो, ठीक है। लेकिन 156(3) में एक पॉइंट और जुड़ गया। 156(3) में सिर्फ वही मजिस्ट्रेट ऑर्डर कर सकता है जो या तो ट्राई कर सकता हो, या नहीं सॉरी, वो जो ट्राई भी कर सकता हो और कॉग्निजेंस भी ले सकता हो। अगर कोई मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस नहीं ले सकता तो उसके पास 156(3) की पावर्स नहीं है। सिर्फ और सिर्फ वो मजिस्ट्रेट जो कॉग्निजेंस ले सकता है वही मजिस्ट्रेट 156(3) में ऑर्डर कर सकता है। ये प्रीलिम्स में आने का सवाल है और वैसे भी आपको इस चीज का जो बेसिक डिफरेंस है वो पता होना चाहिए। अब एक सवाल मैंने प्रीलिम्स में काफी बार देखा है, उसके बारे में भी अपन को डिस्कस करना चाहिए। वो ज्यादा कुछ लॉजिकल नहीं है, सिंपल सी बात यह है कि भैया सेशन जज के पास 156(3) की पावर नहीं होती है। Session judge cannot order investigation under section 156(3). The power is only with the magistrate. तो जो 156(3) की पावर है वो सिर्फ और सिर्फ किसके पास है? मैजिस्ट्रेट के पास। इसलिए मैं कहता हूं कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास अगर आप अपॉइंट होते हैं या दिल्ली में है मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अपॉइंट होते हैं तो इसको आप छोटा प्रोफाइल मत समझिए। आप सोच के देखिए कि सेशन जज के पास इन्वेस्टिगेशन की पावर नहीं है ऑर्डर करने की, लेकिन आपके पास है। आप एंट्री पॉइंट हैं, जुडिशियल सिस्टम के एंट्री पॉइंट हैं आप, इसलिए दिस इज अ वेरी हाई प्रोफाइल, वेरी रिस्पॉन्सिबल प्रोफाइल और इसी हिसाब से आपको मेहनत भी करनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। अब समझते हैं कि अच्छा हाँ, तो अब इसको कंक्लूड करते हैं। इन्वेस्टिगेशन का जो कॉग्निजेबल ऑफेंस का मामला है उसको कंक्लूड करते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन कब कब हो सकती है? या तो पुलिस को रिसीव इंफॉर्मेशन हो जाए, 154 में इंफॉर्मेशन रिसीव होते ही पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देगी, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। या फिर मजिस्ट्रेट ऑर्डर करे 156(3) में। तो क्लियर हो गया कि कॉग्निजेबल ऑफेंस में इन्वेस्टिगेशन कब कब हो सकती है। बस ये मैं लास्ट कंक्लूड कर रहा हूं उसको। कब कब हो सकती है? पहली सिचुएशन, पुलिस को इंफॉर्मेशन मिली है अंडर सेक्शन 154, और दूसरी सिचुएशन मजिस्ट्रेट ने इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर की है अंडर सेक्शन 156(3). इन दो परिस्थितियों में ही कॉग्निजेबल ऑफेंस में इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, ठीक है। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू। अब हम चलते हैं अगली बात पर। अब देखिए, जब मान लीजिए मजिस्ट्रेट साहब ने 156(3) का ऑर्डर कर दिया इन्वेस्टिगेशन का, तो क्या यह ऑर्डर करने के बाद एफआईआर रजिस्टर करनी जरूरी है? भाई मान लीजिए मिस्टर ए गए और उनकी एफआईआर पुलिस ने रजिस्टर नहीं की, इन्होंने मजिस्ट्रेट साहब के सामने एप्लीकेशन लगाई 156(3) की कि जनाब इनको आप ऑर्डर कीजिए, मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर कर दिया। तो क्या इस ऑर्डर के बाद पुलिस सिर्फ इन्वेस्टिगेट करेगी या एफआईआर भी रजिस्टर करेगी? इसका जवाब हमें मिलता है दिलावर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली 2007 सुप्रीम कोर्ट के मामले में। इसमें क्या क्या बातें कही गई, इससे अलग भी क्या क्या बातें कही गई, उन सबको हम डिस्कस करते हैं। देखिए, यह कहता है इवन दो सेक्शन 156(3) डज नॉट एक्सप्रेसली प्रोवाइड सो। सेक्शन 156(3) एक्सप्रेसली नहीं कहता कि एफआईआर रजिस्टर करनी है आपको। 156 तो सिर्फ यह बोलता है कि आपको इन्वेस्टिगेशन की पावर दे रहे हैं हम ऑर्डर करने की, लेकिन the PO when receiving such order is duty bound to lodge the FIR and then to investigate. अगर 156(3) में ऑर्डर होता है इन्वेस्टिगेशन का तो पुलिस ऑफिसर को एफआईआर रजिस्टर करनी पड़ेगी, ही इज ड्यूटी बाउंड, और तभी वो उसमें आगे जाके इन्वेस्टिगेट करेगा। पुलिस ये नहीं कह सकती कि नहीं नहीं हम इसमें एफआईआर नहीं करेंगे। भाई पैसे लेके भी तो गलत काम हो सकते हैं ना। तो इसलिए इस जजमेंट में क्लियर किया गया कि ड्यूटी बाउंड है जनाब, एफआईआर तो करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। अब अगला पॉइंट देखते हैं। इफ अपॉन एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 156(3) द पीओ डज नॉट इन्वेस्टिगेट, मान लीजिए 156(3) का ऑर्डर हो गया और पीओ ने फिर भी इन्वेस्टिगेट नहीं किया, तो आप क्या करेंगे? आप दोबारा से 156(3) में उसी मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे और ऑर्डर लेके आएंगे दोबारा से इन्वेस्टिगेशन का। इसका फंडा क्या है कि कम से कम आप मजिस्ट्रेट को लूप में रख रहे हैं ना कि जनाब उन्होंने इन्वेस्टिगेशन
नहीं की, आपके ऑर्डर के बाद भी नहीं की, तो आप दोबारा से मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे और दोबारा से 156(3) का ऑर्डर लेके आएंगे। ठीक है, आप समझिए, ये मैंने अभी 2 मिनट पहले भी बताया था, जो अगली बात इस केस में डिस्कस की गई। एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 156(3) और अंडर 155(2). 155(2) क्या था? नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर। ये कब पास हो सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ कॉग्निजेंस लेने से पहले पास हो सकते हैं। अगर एक बार मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस ले ली, उसके बाद वो 156(3) का ऑर्डर नहीं कर सकता। सिर्फ और सिर्फ कॉग्निजेंस लेने से पहले ही 156(3) में ऑर्डर हो सकता है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। इसमें ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं था दिलावर सिंह के मामले में। इसमें सिर्फ मोटा मोटा हमें एक बात समझनी है कि भैया, एक तो इन्वेस्टिगेशन का अगर ऑर्डर होता है 156(3) में, तो एफआईआर भी रजिस्टर करनी मैंडेटरी है, ड्यूटी बाउंड है। अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर के बाद भी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही है, तो आपको दोबारा से मजिस्ट्रेट के पास जाना और इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर लेके आना फिर से। और तीसरी बात, 156(3) और 155(2) दोनों मामलों में मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर कर सकता है, लेकिन यह ऑर्डर वो सिर्फ और सिर्फ कॉग्निजेंस लेने से पहले कर सकता है। अगर उसने केस में कॉग्निजेंस ले लिया, उसके बाद वो इन पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकता। उसके बाद पुलिस का रोल खत्म और मजिस्ट्रेट और कोर्ट का रोल शुरू। ठीक है, हालांकि कॉग्निजेंस लेने के बाद भी मजिस्ट्रेट सेक्शन 202 में पुलिस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए बोल सकता है, लेकिन दैट इन्वेस्टिगेशन इज अ डिफरेंट इन्वेस्टिगेशन। और जब हम सेक्शन 202 करेंगे, तब हम उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि मैंने आपको कहा कि एक बार कॉग्निजेंस ले ली तो पुलिस का रोल खत्म। मैं अभी भी वही बात बोल रहा हूं कि एक बार कॉग्निजेंस ले ली तो पुलिस का रोल खत्म। ये एक्सेप्शन सिचुएशन है जब 202 में हम पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के लिए बोल सकते हैं, और ये लिमिटेड इन्वेस्टिगेशन होती है, वो हम करेंगे सेक्शन 202 करते वक्त। ठीक है, आगे चलते हैं। अगली बात ये कही गई है कि कैन द मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 156(3) ऑर्डर डायरेक्ट ए पीओ फॉर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन इन अ केस। ये हमने जब सेक्शन 482 पढ़ा था, उसके एपिसोड में आप चेक कर सकते हैं। हमने साकरी बसु वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस उसमें डिटेल से में किया था, लेकिन ये यहां पर भी रिलेवेंट, इसलिए मैं दोबारा से इस केस को कर रहा हूं। सवाल ये है कि भैया, पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही, या कर रही है तो ढंग से नहीं कर रही, इम्प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, जानबूझ के केस को कमजोर कर रही है, इम्प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट कर रही है। तो अब क्या करेंगे आप? तो आप जाएंगे मजिस्ट्रेट के सामने और मजिस्ट्रेट को बताएंगे कि साहब, ऐसे ऐसे गड़बड़ी हो रही है, कृपया आप 156(3) की पावर का इस्तेमाल करते हुए पुलिस ऑफिसर को बोले कि वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करे। ठीक है, इस केस में और क्या क्या इंपॉर्टेंट बात कही गई वो हम समझते हैं। अंडर सेक्शन 156(3) द मजिस्ट्रेट हैज द फॉलोइंग पावर्स। कौन कौन सी पावर्स हैं देखते हैं। Where the magistrate finds that the police has not done its duty of investigating the case at all, मतलब बिल्कुल इन्वेस्टिगेट नहीं कर रही है, तो भी हमने देखा इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे सकते हैं। और has not done it satisfactorily, improperly कर रही है, the magistrate can issue a direction to the police to do the investigation properly. प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर हम मजिस्ट्रेट से लेके आ सकते हैं, 156(3) में ये पावर है। ठीक है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर तो रही है, लेकिन लीपापोती कर रही है, बचाना चाहती है अक्यूज को, हो सकता है पैसे का कोई मामला हो। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? आप जाइए मजिस्ट्रेट के पास कि साहब ये गड़बड़ी हो रही है, देखिए ढंग से इन्वेस्टिगेशन ही नहीं कर रही। तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा? 156(3) की पावर का इस्तेमाल करते हुए पुलिस को ऑर्डर देगा कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करो भैया, ऐसे काम नहीं चलेगा। अब दूसरी इंपॉर्टेंट पावर, मजिस्ट्रेट मॉनिटर कर सकता है इन्वेस्टिगेशन को। क्यों? इंश्योर करने के लिए कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो रही है नहीं हो रही है। लेकिन यहां पर एक कॉन्सेप्ट आपको समझने की जरूरत है। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट यह है कि देखिए, जब पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है, वो क्या है? एग्जीक्यूटिव फंक्शन है पुलिस का। और जब कोर्ट की एंट्री हो जाती है, वो क्या हो गया? जुडिशियल। तो अगर कोर्ट इन्वेस्टिगेशन में टांग अड़ानी शुरू कर दे, इंटरफेयर करना शुरू कर दे, तो एक तरीके से वो एग्जीक्यूटिव के काम में इंटरफेयर कर रहा है। और हमने क्या कहा था कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल के काम में सेपरेशन होना चाहिए। भाई पुलिस को फ्री छोड़ो ना कि वो अपनी इन्वेस्टिगेशन में क्या पाते हैं।
इसलिए हमें यह फंडा समझने की जरूरत है कि जो शब्द यूज किया गया इस केस में मॉनिटर, उसका मतलब यह नहीं है कि मजिस्ट्रेट साहब ये बताएंगे कि भैया इसको इससे इन्वेस्टिगेशन करो, उससे पूछताछ करो, इससे पूछताछ करो। ना 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 ना, इसका मतलब सुपरविजन नहीं है, इसका मतलब सिर्फ विजिल। वो ध्यान रखेगा कि इन्वेस्टिगेशन किस दिशा में चल रही है। वो डायरेक्शन नहीं देगा रोज कि आपने ए को क्यों नहीं इन्वेस्टिगेट किया, आपने बी के बयान क्यों नहीं दिए, आपने सी के क्यों नहीं किए, इतना नहीं कर सकता। मॉनिटरिंग का मतलब सिर्फ आप ध्यान रखेंगे कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन ढंग से कर रही है या नहीं कर रही, को सुपरवाइज नहीं करेंगे। अगर आपने सुपरवाइज किया तो क्या होगा कि जो एग्जीक्यूटिव फंक्शन है पुलिस का, जो उनकी एग्जीक्यूटिव डिस्क्रिशन है उस केस को इन्वेस्टिगेट करके अपना कंक्लूजन देने की, वो तो आपने उनसे छीन लिया। ये सीआरपीसी अलाउ नहीं कर सकता, ये सीआरपीसी अलाउ नहीं कर सकता। इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है, मजिस्ट्रेट सिर्फ मॉनिटर कर सकता है, लेकिन मॉनिटर का मतलब सुपरविजन नहीं है, उसका मतलब सिर्फ वो विजिल रखेगा, ध्यान रखेगा। ठीक है। इवन दो दीज, अच्छा ये दिस इज इंपॉर्टेंट, मैं पढ़ता हूं इसको, आप ध्यान से समझिएगा। इवन दो दीज पावर्स हैव नॉट बीन एक्सप्रेसली मेंशन्ड इन सेक्शन 156(3), SC took the view that such powers are implied in section 156(3). Such incidental is the key word, such incidental powers are necessary for ensuring a proper investigation. ये हमने 482 जब किया था तब भी डिटेल में किया था, मैं दोबारा से बता रहा हूं। देखिए 156(3) में इन पावर्स का कोई जिक्र नहीं है कि भैया प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन का भी ऑर्डर कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं, बातें नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ये इंसिडेंटल पावर्स हैं। अगर आप पावर दे रहे हो इन्वेस्टिगेट करने की और वो इन्वेस्टिगेशन ढंग से हो ही ना रही हो, तो उस पावर का फायदा क्या? तो उसके साथ आपको इंसिडेंटल पावर्स भी देनी पड़ेंगी कि इन्वेस्टिगेशन हो तो प्रॉपर हो। तो ये बेशक 156(3) में नहीं दी गई है, लेकिन ये क्या है? इंप्लाइड पावर्स हैं या इंसिडेंटल पावर्स हैं, कि जो मेन पावर दी गई है उस मेन पावर को सब्सटैंशिएट करने के लिए जो बाकी की पावर्स हैं, ताकि मेन पावर ढंग से इस्तेमाल हो सके, ये वो इंसिडेंटल पावर है। ठीक है। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर एंड वी हैव डिस्कस दिस इन सेक्शन 482 ऑल्सो। आई डू नॉट रिमेंबर द एपिसोड नंबर, लेकिन 482 में आप जाके इसको देख सकते हैं, हमने वहां पर भी किया था। चलिए अब अगले फंडे पे जाते हैं। अगला फंडा क्या कहता है? अगला फंडा ये कहता है कि कैन इट बी प्रे टू द कोर्ट दैट द मैटर बी ऑर्डर्ड टू बी इन्वेस्टिगेटेड बाय द सीबीआई। देखिए आप बहुत लोकल लेवल पे सुनते होंगे कि मान लीजिए कोई विक्टिम की फैमिली है, ये मिस्टर ए हैं, कौन सा ये मिस्टर ए हैं, इनका हो गया मर्डर और इनके जो रिलेटिव्स हैं उनको लगता है कि पुलिस भैया इसमें गड़बड़ करेगी, इन्वेस्टिगेशन ढंग से नहीं करेगी, तो वो क्या करेंगे? मांग की हमारी जो जांच है वो सीबीआई से की जानी चाहिए, कि हमारे केस की जांच सीबीआई से की जानी चाहिए। अब सीबीआई क्या है भैया? सीबीआई इज फॉर हाई प्रोफाइल केसेस। अगर सीबीआई हर मर्डर की इन्वेस्टिगेशन करने लग गई तो दिक्कत हो जाएगी। तो सवाल ये उठता है कि क्या आप मजिस्ट्रेट को ये प्रे कर सकते हैं कि जनाब आप ऑर्डर कीजिए कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करे? भाई 156(3) में मजिस्ट्रेट ये तो कह सकता है पुलिस को, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, पुलिस को, कि वो इन्वेस्टिगेट करें। पर क्या 156(3) की एप्लीकेशन में आप ये कह सकते हैं कि जनाब पुलिस को नहीं, आप सीबीआई को ऑर्डर करो इन्वेस्टिगेशन करने का? तो ये चीज हमारी क्लियर हुई सकरी बसु वर्सेस उसी केस में 2007 के केस में, और साथ में सीबीआई एंड अनदर वर्सेस राजेश गांधी एंड अनदर 1997 में भी इस बात को क्लियर किया गया कि आप ऑफेंस एक पर्टिकुलर एजेंसी इन्वेस्टिगेट करे, उस पर आप इंसिस्ट नहीं कर सकते। आप सिर्फ ये कह सकते हैं कि जनाब आप ऑर्डर कर दो इन्वेस्टिगेशन का। आप ये नहीं कह सकते कि सीबीआई ही करे या कोई स्पेशल टीम करे या सीआईडी करे, ऐसा कुछ नहीं बोल सकते आप। वो आपके दायरे का काम नहीं। आप सिर्फ ये कह सकते हो कि जनाब हमारी इन्वेस्टिगेशन कराओ, पर्टिकुलर एजेंसी की आप मांग नहीं कर सकते। एग्रीव्ड पर्सन कैन ओनली क्लेम दैट द ऑफेंस बी इन्वेस्टिगेटेड प्रॉपरली, कि भैया ऑफेंस का जो इन्वेस्टिगेशन हो प्रॉपरली हो जाए। ही हैज नो राइट टू क्लेम दैट इट बी इन्वेस्टिगेटेड बाय एनी पर्टिकुलर एजेंसी ऑफ चॉइस। ठीक है, वो सिर्फ इतना कह सकता है कि जी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर हो जाए,
वो ये नहीं कह सकता कि ये एजेंसी करे। दूसरा इसमें एक कॉन्सेप्ट और आता है, मजिस्ट्रेट के पास पावर भी नहीं है सीबीआई को ऑर्डर करने की। और ये बात किस केस में क्लियर हुई? सीबीआई वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान एंड अदर। इसका साइटेशन मेरे को ढूंढना पड़ेगा, मैं आपको किसी दूसरी वीडियो में बता दूंगा। सीबीआई वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान एंड अनदर में ये क्लियर हुआ कि मजिस्ट्रेट ऑर्डर नहीं कर सकता इन्वेस्टिगेशन बाय सीबीआई। कौन कर सकता है? ये पावर सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है या हाई कोर्ट के पास है, और सिर्फ रेयर और एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में। ये नहीं कि हर केस को हम सीबीआई को दे देंगे। कुछ ऐसा रेयर और एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस का केस है जहां पर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को यह लगता है कि इसकी जांच सीबीआई द्वारा होनी चाहिए, वही मामले सीबीआई इन्वेस्टिगेट के ऑर्डर हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट अंडर सेक्शन 136 स्पेशल लीव पिटीशन डाल के, और हाई कोर्ट अंडर सेक्शन 226। ठीक है, इन्हीं दोनों के पास पावर है कि ये सीबीआई को बोल सकते हैं कि आप इन्वेस्टिगेट करेंगे, उसको ऑर्डर कर सकते हैं। ये भी किसमें? रेयर एंड एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में। मजिस्ट्रेट तो नहीं कर सकता है। ये बिल्कुल क्लियर हो गया। और दूसरी बात ये भी क्लियर हो गई कि एज अ विक्टिम और एज अ पार्टी यू कैन ओनली आस्क फॉर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन। यू कैन नॉट आस्क इन्वेस्टिगेशन फ्रॉम ए पर्टिकुलर एजेंसी। I hope that is clear. With this episode comes to an end. अगले एपिसोड में हम एफआईआर को डिटेल में करेंगे। अभी हमने इस एपिसोड में यह समझा कि कॉग्निजेबल ऑफेंस में इन्वेस्टिगेशन किस तरीके से होती है, उसके क्या बेसिक्स हैं, क्या मजिस्ट्रेट का ऑर्डर चाहिए नहीं चाहिए, क्या मजिस्ट्रेट ऑर्डर कर सकता है, सभी चीजों को हमने डिटेल में किया। अगले एपिसोड में हम एफआईआर का कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे। थैंक यू।